चलें एक मंजर से शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड से कोई 180 नॉटिकल मील दूर आर्कटिक की शदीद सर्दी। अमरीकी बहरिया का एक P-8A पोसाइडन तैयारा समुद्र की गहराइयों में एक रूसी जौहरी आबदोज को ट्रैक कर रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर अचानक 100 नॉट की रफ्तार से एक हवा का झगड़ तैयारे से टकराता है और सिर्फ 12 सेकंड के लिए उसका जदीद तरीन रेडार मुकम्मल तौर से ऑफलाइन हो जाता है। और ठीक उसी लम्हे धुंध में से दो रूसी Su-35 लड़ाका तैयारे निकलते हैं और अमरीकी तैयारे के इतने करीब से गुजरते हैं कि कॉकपिट में हर तरफ वार्निंग लाइट्स चल उठती हैं। अब पहली नज़र में तो ये सीधा साधा वाकया लगता है, लेकिन हमारे पास जो मवाद है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बताता है। सवाल ये है, क्या अमरीकी तैयारा वाकई शिकार था या ये एक ऐसा जाल था जिसे रूस समझ ही नहीं सका? आज हम इसी वाक़े का गहराई में जायजा लेंगे, जो ज़राए के मुताबिक आर्कटिक में ताकत के खेल की नई तारीफ करता है। जी, और ये सिर्फ तैयारों और आबदोजों का टकराव नहीं था। ये दरअसल दो बिल्कुल मुख्तलिफ फौजी नजरियात की जंग है। एक तरफ तो रूस की सोच है जो इनफरादी तौर पर बहुत ताकतवर हथियारों पर इन्हिसार करती है, जैसे ये Su-35 तैयारे या बोरा क्लास की आबदोज। दूसरी तरफ नेटो का फलसफा है, जिसे ज़राए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा, तकरीबन पोशीदा नेटवर्क जो सैकड़ों छोटे बड़े असासों को एक ज़हीन दिमाग की तरह जोड़ता है। आज की गुफ्तगू में हम यही समझेंगे कि कैसे जदीद जंग का मैदान हथियारों से ज़्यादा मालूमात और नफ्सियात के गिर्द घूमता है। अच्छा, तो आइए इस शतरंज की बसात को ज़रा तफसील से समझते हैं। नेटो के मोहरे कौन कौन से थे? सबसे पहले तो यही P-8A पोसाइडन तैयारा, जिसका कोड नेम था फॉक्सट्रॉट 7। ज़राए कहते हैं कि यह सिर्फ एक गश्ती तैयारा नहीं, बल्कि एक मोबाइल सेंसर हब है। इसका क्या मतलब हुआ? देखें, इसका मतलब ये है कि इसका बुनियादी काम सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि मालूमात इकट्ठी करके उसे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनाना था। ये एक जासूस से ज़्यादा एक आसाबी मरकज़ की तरह काम कर रहा था। वो आबदोज को देखता है, सैटेलाइट से डेटा लेता है और इन सारी मालूमात को एक मरबूत तस्वीर में ढालता है। वो अकेला नहीं लड़ रहा था, वो पूरे सिस्टम की आंखें और कान था। और इन कानों में सबसे अहम शायद वो चीज़ थी जो समंदर की सतह से हज़ारों फुट नीचे थी। SOUS ग्रिड। ये नाम सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। जी, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये सर जंग के ज़माने का एक निज़ाम है, अरबों डॉलर मालियत का, जो समंदर की तह में बिछाए गए हज़ारों हाइड्रोफोन्स यानी पानी के अंदर काम करने वाले माइक्रोफोन्स पर मुश्तमिल हैं। और ये कोई आम माइक्रोफोन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इतने हसास हैं कि दहाइयों से रूसी आबदोजों की हर किस्म की आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर आबदोज के इंजन की एक मुनफरिद आवाज़ होती है। SSOUS ग्रिड उन आवाज़ों को पहचान कर बता सकता है कि ये कौन सी आबदोज है। तो ये एक ऐसा जासूसी निज़ाम है जो कभी नहीं सोता। ठीक है, तो हवा में एक मोबाइल सेंसर हब और समुंदर की तह में एक सुनने वाला नेटवर्क, और फिर एक तीसरा खिलाड़ी भी था जो धुंध में कहीं छुपा हुआ था, एक आर्ली ब्रुक क्लास डिस्ट्रॉयर। ज़राए उसे एक खामोश शिकारी कहते हैं, जो मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक खामोशी में था। मतलब उसके सारे रेडार बंद थे। जी, वो सिर्फ हमले के हुक्म का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ रूसी हिकमत अमली बहुत मुख्तलिफ और कह लें कि ज्यादा रवायती थी। उनका सबसे कीमती मोहरा था बोरा क्लास की जौहरी आबदोज। उसे खास तौर पर GIUK गैप यानी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ब्रिटानिया के बीच समुद्री रास्ते में भेजा गया था। वो ये जांचना चाहते थे कि क्या वो अब भी नेटो के दिफा को चकमा दे सकते हैं। एक मिनट, तो क्या रूस का पूरा मंसूबा इस मफरूज़े पर था कि अगर वो एक तैयारे को ड्रॉ कर उसका रेडार जैम कर दें तो पूरी अमरीकी बहरिया अंधी हो जाएगी? ये आज के दौर में थोड़ी सादा हिकमत अमली नहीं लगती? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये रूसी फौजी सोच की अक्कासी करता है। उनका मानना है कि अगर आपका एक हथियार जैसे Su-35 इनफरादी तौर पर अमेरिकी P-8A से ज्यादा ताकतवर है तो आप जीत जाएंगे। उन्होंने 2 Su-35 फेलांकर तैयारे भेजे जो ग्रे जोन लड़ाई के माहिर माने जाते हैं। उनका काम जंग शुरू करना नहीं, बल्कि सिर्फ इतना दबाव डालना था कि P-8A पीछे हट जाए।
وہ سمجھ رہے تھے کہ ریڈار بند ہوتے ہی آبدوز غائب ہو جائے گی۔ وہ اس پوشیدہ نیٹ ورک کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، 100 ناٹ کی ہوا کا جھکڑ۔ P-8A کا ریڈار 12 سیکنڈ کے لیے آف لائن ہو جاتا ہے، آبدوز سے اس کا لاک ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی وہ موقع تھا جس کا روسی پائلٹوں کو انتظار تھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی روسی پائلٹوں کو امریکی طیارے کے ریڈار میں خرابی کا پتہ چلتا ہے، وہ فوراً حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ بادلوں سے نکل کر P-8A کے بالکل قریب آتے ہیں اور اپنے طاقتور ریڈار سے اس کے کاکپٹ کو الیکٹرانک سگنل سے بھر دیتے ہیں۔ ذرائع میں اسے طیارے کو ڈیجیٹل طور پر سزائے موت دینے کی کوشش کہا گیا ہے۔ ان کا مقصد صرف طیارے کو بھگانا نہیں تھا، بلکہ اسے تکنیکی طور پر اندھا اور بہرا کرنا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ کا سب سے اہم سینسر یعنی ریڈار کام نہیں کر رہا اور دشمن آپ کے سر پر ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پیچھے ہٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں یہ جنگ جسمانی دائرے سے نکل کر ذہنی دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ امریکی عملے نے وہ کیا جس کی روسیوں کو بالکل توقع نہیں تھی۔ پیچھے ہٹنے کے بجائے انہوں نے اپنے تمام ایکٹیو سسٹم بند کر دیے اور پیسیو موڈ میں چلے گئے۔ اب وہ خود کوئی سگنل نہیں بھیج رہے تھے، وہ صرف سن رہے تھے۔ سن رہے تھے؟ کس کو؟ وہ سمندر کی تہہ میں موجود ایسوس گرڈ پر انحصار کر رہے تھے، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی آبدوز کا سراغ نہیں کھویا تھا۔ روسی پائلٹ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے امریکیوں کو اندھا کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں امریکی طیارہ اب سمندر کے کانوں سے سن رہا تھا۔ اور یہیں سے وہ سسٹم آف سسٹمز والا نظریہ عملی شکل اختیار کرتا ہے۔ P-8A اب خود شکار نہیں کر رہا تھا، بلکہ معلومات آگے پہنچا رہا تھا۔ بالکل، اسے آف بورڈ ٹارگیٹنگ کہتے ہیں۔ P-8A طیارے نے ایک خفیہ ڈیٹا برسٹ کے ذریعے آبدوز کے بالکل درست نکات 0.5 مائل دور موجود اس خاموش ڈسٹرائر کو بھیج دیے۔ یہاں سینسر یعنی P-8A اور شکاری یعنی ڈسٹرائر دو الگ الگ اکائیاں ہیں جو ایک ہو کر کام کر رہی ہیں۔ اور روسی پائلٹ اس سب سے بے خبر تھے۔ جی، وہ تو کامیابی کے نشے میں تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس طیارے کو ہراساں کر رہے ہیں وہ دراصل ایک بڑے جال کا صرف ایک دھاگا ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جسے ذرائع نے ڈیجیٹل تھپڑ کا نام دیا ہے۔ ٹھیک 15.05 پر آرلی بروک ڈسٹرائر، جو اب تک بالکل خاموش تھا، اپنا ایجس کمبیٹ سسٹم آن کرتا ہے۔ یہ ایجس سسٹم کیا چیز ہے؟ ایجس سسٹم کو بحری جنگی جہازوں کا دماغ اور ڈھال سمجھیں۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور، مربوط ریڈار اور ہتھیاروں کا نظام ہے جو بیک وقت سینکڑوں اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ ڈسٹرائر نے اس سسٹم کا ریڈار صرف 3 سیکنڈ کے لیے آن کیا۔ صرف 3 سیکنڈ؟ اور روسی پائلٹوں نے اپنے کاکپٹ میں کیا دیکھا؟ ان کی اسکرینوں پر صرف 3 الفاظ بار بار چمک رہے تھے: لاک، لاک، لاک۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک اندیکھے دشمن نے ان پر میزائل لاک کر دیا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی ضرب تھی۔ وہ پائلٹ جو چند لمحے پہلے خود کو شکاری سمجھ رہے تھے، انہیں اچانک احساس ہوا کہ وہ خود شکار بن چکے ہیں۔ کوئی میزائل فائر نہیں ہوا، لیکن پیغام بالکل واضح تھا: ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو تم اگلے ہی لمحے ختم ہو سکتے ہو۔ یہ تو سیدھا سیدھا دماغ پر حملہ تھا۔ لیکن اس دوران لہروں کے نیچے اس روسی آبدوز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آبدوز کے کپتان کو بھی ماحول میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ امریکی بحریہ کے زیر آب ڈرونز کی آوازیں جو پہلے تلاش کر رہی تھیں، اب جارحانہ انداز میں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اسے احساس ہو گیا کہ GIU کے گیپ اب کوئی محفوظ راہداری نہیں بلکہ ایک جال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ فوراً گہرے پانی میں غوطہ لگا کر فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر ہوا میں Su-35 طیاروں کا ایندھن کم ہو رہا تھا اور غرور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اس کہانی میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نیٹو نے روسیوں کی جارحیت کو انہی کے خلاف استعمال کیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ بہت ہی ہوشیارانہ حکمت عملی تھی۔ جب روسی Su-35 طیاروں نے اپنے طاقتور ریڈار آن کیے تاکہ وہ P-8A کو جام کر سکیں، تو ان کے ریڈار سے نکلنے والے سگنل ہر طرف پھیل گئے۔ ان میں سے کچھ سگنل نیچے سمندر میں موجود روسی آبدوز سے ٹکرا کر واپس بھی آئے۔ نیٹو کے سینسرز نے ان واپس آنے والے سگنلز کو پکڑ لیا۔ اس عمل کو بائی اسٹیٹک ریڈیو ریفلیکشن کہتے ہیں۔
यानी रूसी तैयारों के अपने ही रेडार ने नेटो को उनकी अपनी आबदोज की पोजीशन की तस्दीक करने में मदद दी। बिल्कुल। रूसी पायलटों ने अनजाने में नेटो को लाखों डॉलर का हकीकी डेटा मुफ्त में फराहम कर दिया, जिससे नेटो के सिस्टम्स को मुस्तकबिल में उन्हें और भी तेजी से ट्रैक करने की तरबियत मिल गई। ये महज एक पायलट की गलती नहीं थी, ये उनकी पूरी फौजी सोच की नाकामी थी। उन्होंने एक गोली चलाए बगैर न सिर्फ ये लड़ाई हारी, बल्कि खामोशी पर कब्जा भी खो दिया, जो आबदोजों के लिए सबसे कीमती चीज होती है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आइए एक लम्हे के लिए रुक कर समझते हैं कि असल में हुआ क्या। एक गोली भी नहीं चली, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जंग का पासा पलट गया। इस वाक़े के वसीतर मुज़ामरात क्या हैं? ये बड़ा मुज़म्मिर ये है कि ये वाक़या अमेरिका और रूस के दरमियान एक सिस्टमैटिक खलीज या फौजी सोच के गहरे फ़र्क को ज़ाहिर करता है। जैसा कि हमने शुरू में बात की, रूस अब भी इनफरादी बहुत ताकतवर हथियारों पर यकीन रखता है। उनका सू-35 एक नाकाबिले यकीन तैयारा है, उनकी बोरा क्लास आबदूज भी टेक्नोलॉजी का शाहकार है, लेकिन मैदान जंग में वो अकेले थे। जबकि अमरीकी बहरिया एक नेटवर्क के तौर पर लड़ रही थी। जी बिल्कुल। अमेरिका ने एक मरबूत डिजिटल दिमाग बनाया है, जिसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। यहाँ किसी एक जहाज की अपनी ताकत इतनी अहम नहीं, जितनी उस नेटवर्क की ताकत है जो उन सबको जोड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि रूस का सबसे महंगा और जदीद तरीन लड़ाका तैयारा भी मैदान जंग में अकेला है, जबकि नेटो का शायद एक कम ताकतवर ड्रोन भी एक बहुत बड़े दिमाग का हिस्सा होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शतरंज का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी किसी ऐसे हरीफ का सामना कर रहा हो जो असल में एक सुपर कंप्यूटर है। वो खिलाड़ी शायद एक या दो मोहरे जीत ले, लेकिन वो खेल कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि उसका हरीफ पूरे बोर्ड को देख रहा है, हर इम्कान का हिसाब लगा रहा है। रूसी पायलट सिर्फ P-8A को देख रहे थे, जबकि नेटो का नेटवर्क पूरे आर्कटिक को देख रहा था। ज़राए में ये भी दावा किया गया है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत के बाद आर्कटिक मौसर तरीके से एक नेटो झील बन चुका है। क्या इस वाक़ये से इस दावे को तक़वियत मिलती है? बहुत ज्यादा। अब नेटो का कंट्रोल इस खित्ते में बहुत बढ़ गया है। SOUS ग्रिड कौन फराहम करता है? P-8 जैसे तैयारे मोबाइल हब का काम करते हैं। नॉर्वे से F-35 तैयारे उठ सकते हैं। इस मवाद का मरकजी पैगाम ये है कि रूस ने इस दिन सिर्फ एक आबदोज को खतरे में नहीं डाला, बल्कि उसने बहरे ओकियानूस तक अपनी स्ट्रैटेजिक रसाई का गेटवे खो दिया। वॉशिंगटन की नई पॉलिसी, जिसे ज़राए ताकत के जरिए अमन कहते हैं, अब सिर्फ रूसी दरअंदाजी को रोकना नहीं, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजिक सलाहियत को मुकम्मल तौर पर बेअसर करना है। तो इस पूरी बहस का कलीदी नुक्ता ये है कि जदीद जंग में इनफरादी इकाइयों की ताकत से ज़्यादा अहम उस नेटवर्क की ताकत है जो उन्हें जोड़ता है। जैसा कि ज़रिए में एक जगह बहुत खूबसूरती से कहा गया है, शिकारी कभी शिकारी था ही नहीं, वो हमेशा से एक हदफ था जो नेटवर्क के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। और जरिए का इस्तिदलाल है कि ये नेटवर्क रूस के सबसे ताकतवर असासों को एक रोशन एक्वेरियम में शार्क की तरह बेबस और नुमाया बना देता है। वो कितने भी खतरनाक हों, लेकिन वो छुप नहीं सकते। इससे मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर किसी फौज के सबसे ताकतवर और खुफिया हथियारों को, जैसे जौहरी आबदूज, एक मालूमाती नेटवर्क के जरिए इतनी आसानी से ट्रैक और बेअसर किया जा सकता है, तो फिर रिवायती फौजी ताकत और स्टेल्थ के तस्वुरात का क्या बनेगा? क्या मुस्तकबिल की जंगें बड़ी और तेज मशीनें बनाने से जीती जाएंगी, या फिर एक ज्यादा ज़हीन और तेज नेटवर्क बनाने से?